हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे टीवीएस अपाचे RTR 310 की टेस्ट राइड, नई KTM ड्यूक 390 का रिव्यू, सर्विस करवाते वक्त किन बातों का रखें ध्यान, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे क्या होंडा एलिवेट लेनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही गाड़ी चूज की है। अभी हाल में ही लॉन्च हुई है और बहुत बढ़िया इंटीरियर है और कंफर्ट है। टीवीएस मोटर्स ने अपनी अपाचे RTR सीरीज में एक नया मॉडल ऐड किया है जिसका नाम है RTR 310। कंपनी का दावा है कि इस बाइक में काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इंडस्ट्री फर्स्ट है। कौन से हैं ये फीचर्स, ये नई बाइक कैसी है और कैसी करती है ये राइड परफॉर्मेंस लेंड, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट राइड पर। ये है टीवीएस अपाचे सीरीज का न्यू बेबी जिसका नाम है RTR 310। यानी 2005 में पहली बार अपाचे सीरीज लॉन्च हुई थी और इतने सालों में इस सीरीज में आपको 160, 180, 200 और फाइनली 310 मिल रहा है। ऑल्दो जो स्पोर्ट बाइक है अपाचे RR 310 ये उससे काफ़ी अंडरपिनिंग्स शेयर करती है और सेम इंजन भी इसको मिलता है। लेकिन अगर हम RTR सीरीज की ही बात करें तो विद टाइम इसने काफ़ी इवॉल्व किया है और वो इवोल्यूशन आपको इस नई बाइक में मिलेगा जिसे कंपनी ने यहाँ थाईलैंड में लॉन्च किया है, बैंकॉक में, इंडिया समेत ग्लोबल मार्केट्स में विद अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 2.42 लाख। सबसे पहले बात करें इंजन की तो इसमें वही इंजन है जो अपाचे RR 310 या फिर BMW 310S में मिलता है। तो ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है और जो ये पावर आपको लेंड करेगा वो 35.6 HP की करेगा और इसमें टॉर्क मिलता है 28.7 Nm का। टॉप स्पीड 150 km/h की है। इस इंजन को पेयर किया गया है 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ विद असिस्ट एंड स्लिपर क्लच। अब ये राइडिंग परफॉर्मेंस कैसी लेंड करती है वो सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि यहाँ थाईलैंड सर्किट में भी हमने इसे चलाया, साथ ही साथ बैंकॉक स्ट्रीट्स पर, हाईवेज पर भी इसको राइड किया। लेकिन सबसे पहले बात इसके लुक, डिजाइन और फीचर्स की। डिजाइन की बात करें तो जो इसकी स्पोर्टी सिबलिंग है अपाचे RR 310 तो इसका फर्स्ट फ्रेम है वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है उससे। सेकंड फ्रेम कम्प्लीटली डिफरेंट है, वही रेडिकल डिज़ाइन आपको मिलेगा जो कि लेटेस्ट टीवीएस ऑफरिंग्स में आपको मिला है। अपाचे RTR 310 की स्पेसिफिकली बात करें तो आपको ट्विन LED हेडलाइट सेटअप मिलता है, ट्विन DRLs भी मिलते हैं। जो फ्यूल टैंक का डिज़ाइन है वो काफ़ी स्पॉटियर है और थोड़ा सा शार्प है जो इसको थोड़े से मसल्स लेंड करता है इसको स्पॉटी फील देने के लिए। 17 इंच के डुअल टोन 8 स्पोक व्हील्स आपको इसमें मिलते हैं। रेयर प्रोफाइल को भी देखेंगे तो स्प्लिट सीट तो मिलती है ही, कुशनिंग डिसेंट है। जो राइडर की सीट है वो ब्रॉड ज़रूर है लेकिन क्योंकि इसमें क्लाइमेट कंट्रोल का फंक्शन है शायद उसकी वजह से इसमें कुशनिंग उतनी नहीं है तो लॉन्ग राइड्स पर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ये हो जाती है। यहाँ पर आपको ये पिलियन राइडर सीट थोड़ी सी ऊंची दिखाई देगी। तो डिज़ाइन सेटअप इसका अच्छा है लेकिन फीचर्स कंपनी ने इसमें काफ़ी सारे दिए हैं जो कि सेगमेंट फर्स्ट हैं। टू स्टार्ट विद आपको इसमें 5 इंच का लैंडस्केप डिज़ाइन में TFT स्क्रीन मिलता है। अपाचे RR 310 में ये पोर्ट्रेट स्टाइल में है और इसमें कनेक्टिविटी काफ़ी सारी है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो है ही इस स्क्रीन में लेकिन इसे आप अपने हेलमेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने GoPro से भी कनेक्ट कर सकते हैं तो ज़्यादा कन्वीनियंट राइड आपको मिलेगी कनेक्टिविटी के लिहाज से। 5 राइड मोड मिलते हैं इसमें। इसके अलावा अगर हम सीट की बात करें तो जो ये राइडर सीट है इसमें क्लाइमेट कंट्रोल का फंक्शन मिलता है, यानी अब गाड़ियों के साथ साथ बाइक में भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलना शुरू हो गई हैं अपाचे RTR 310 के साथ। यहाँ पर जो क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें आप बाय 15 डिग्रीज विद इन 3 मिनट्स इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हीट और कूल दोनों फंक्शंस मौजूद हैं और उन फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर बटन्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप इस स्क्रीन के थ्रू देख सकते हैं और क्लाइमेट कंट्रोल सेटअप कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ फीचर्स इसमें मिलते हैं। राइडिंग की बात करें तो राइडर्स कन्वीनियंस के लिए अब आपको इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम तो मिलता है ही, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का फंक्शन है और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आप कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS मिलता है जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट राइड आपको ऑफर करेगा। तो ये तो बात हुई कुछ खास फीचर्स की, लेकिन ये गाड़ी चलाने में कैसी है। हमने इसको थाईलैंड सर्किट पे भी चलाया
और हमने स्ट्रीट पर भी इसे चलाया, हाईवे पर भी राइड किया और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस वो शेयर करने के लिए है। लेकिन फटाफट से तैयार होते हैं और पहले एक सर्किट का राउंड लगा कर आते हैं। ट्रैक पर ये बाइक काफ़ी एजाइल और इजी फील होती है। टायर्स प्लेंटी ऑफ ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। डिस्पाइट ये ट्रैक कुछ पीसेस में ब्रोकन और बम्पी भी था, लेकिन बाइक में आपको हाई लेवल ऑफ ग्रिप मिलती है। इसका शॉर्ट गियरिंग और जो केपेबल बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है वो इस बाइक की सीमलेस राइड को और एनहांस करता है। कॉर्नरिंग एबीएस भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है और बाइक कॉर्नर्स पर या फिर ट्रेल ब्रेकिंग के समय भी काफी स्टेबल रहेगी। बाइक में लाइट वेट एल्यूमिनियम सब फ्रेम है, जिसकी वजह से इस बाइक का वेट तो कम होता ही है, लेकिन इसमें एजिलिटी भी अब आपको बेटर मिलती है। गाड़ी चलाते वक्त इसकी पावर और इसका लाइट वेट आपको महसूस होगा, क्योंकि अब इसका जो रेस्पॉन्स है वो काफी शार्प है। हमने इसे बैंकॉक सिटी में भी चलाया और हाईवेज पर भी, और इसे सिटी में चलाते वक्त काफी मजा आया। स्विच करनी हो लेन्स या फिर टर्न्स लेने हो, वो इसके लाइट वेट फ्रेम्स के साथ काफी इजी रहा। एक चीज जरूर है, हमने इसे ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर सिटी में और 20 किलोमीटर ऑन ए हाईवे ड्राइव किया। हाईवे पर हमने जब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पार की तो इस गाड़ी में वाइब्रेशंस काफी बढ़ गई। यानी जैसे ही आप 90-100 के लेवल्स क्रॉस करते हैं ऑन स्पीड, इसमें काफी वाइब्रेशंस आपको महसूस होंगी और धीरे धीरे ये बाइक अपनी स्मूथनेस लूज करती है। यानी अगर आप ये बाइक खरीदते हैं तो इसके लिए जो एक आइडल स्पीड रहेगी वो 80-90 किलोमीटर पर आवर की रह सकती है। अदरवाइज इसकी राइडिंग पोजीशन रिलैक्स्ड है, साइज सीट का डिसेंट है, इसकी सीट हाइट भी एक्सेसिबल है, लेकिन अगेन कूलिंग फंक्शन की वजह से सीट थोड़ी सी स्टिफ है, जो कि एक्सट्रीम लॉन्ग राइड्स पर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। ऑल्दो हीटिंग और कूलिंग फंक्शन एक ग्रेट एडिशन है। टीवीएस मोटर्स इस बाइक के साथ रेस ट्यून्ड डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी दे रहा है, जिसकी वजह से जो कॉर्नरिंग एबीएस या कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल या रियर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल हैं, ये और एक्सेसिबल हो जाते हैं। ये स्पेशली उन कस्टमर्स के लिए हेल्पफुल हैं जो बाइक्स को स्पीड्स पर चलाना चाहते हैं या फिर पुश करना चाहते हैं। ओवरऑल एक अच्छी बात यह है कि अब आपको 300 से 50 सीसी सेगमेंट में काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर अपाचे RTR 310 की बात करें तो 2.5 लाख के प्राइस टैग के साथ ये एक स्मार्ट और स्टाइलिश ऑफरिंग है, स्पेशली फॉर सिटी कम्यूट्स। अपाचे RTR 310 में 310 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि पावरफुल परफॉर्मेंस लेंड करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि इसमें फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे KTM ड्यूक 390 का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। KTM ने ड्यूक 390 का 3rd जनरेशन वर्जन लॉन्च कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि इस नए वर्जन में पहले के मुकाबले क्या खास है, क्या नए फीचर्स है, परफॉर्मेंस कितनी बदली है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। यही है KTM की नई 390 ड्यूक। जी हाँ, प्योर स्ट्रीट परफॉर्मेंस बाइक, और इसमें 3 चीज़ का खास ध्यान रखा गया है: परफॉर्मेंस, माइलेज, कंफर्ट और टेक फीचर्स। कीमत है 3,10,000 रुपया एक शोरूम। लुक और डिजाइन की बात करें तो KTM 390 जो ड्यूक है नई वाली, ये बिल्कुल अलग है पुरानी जनरेशन से, चाहे वो परफॉर्मेंस के मामले में हो या फिर लुक के मामले में हो या फिर इसके जिस फ्रेम पर इसे बनाया गया है वो, यानी चेसिस, इंजन, डिजाइन, टेक फीचर सब कुछ नया है। बता दूं आपको कि ये 2013 में पहली बार इंडिया में आई थी, उसके बाद आई 2nd जनरेशन 2017 में, और ये 3rd जनरेशन। जो इसका हेडलैम्प है बिल्कुल अलग है पुराने से, और इसे जो इसका DRL है उसको हेडलैम्प से अलग रखा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। जो इसका फ्रंट फोक है वो पहले की तरह UHD फोक है, लेकिन इसमें एक और खासियत है कि ये एडजस्टेबल है, आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि पहले इसमें ये सुविधा नहीं थी। दूसरी चीज़ कि ये पहले से
4 kg वेट के मामले में कम है। उसके पीछे वजह है इंजन, चेसिस और जो अलॉय व्हील की जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं बिल्कुल अलग है। इसमें आपको 5 स्पोक वाला अलॉय व्हील मिलता है, जबकि पहले 10 स्पोक व्हील वाला आपको अलॉय व्हील मिलता था। टायर का साइज पहले की तरह है, 17 इंच का टायर है, फ्रंट में 110 वाइडर, जबकि रियर में आपको 150 वाइडर टायर रखा गया है। डिस्क ब्रेक 320, रियर में 240 और इसमें ड्यूल चैनल ABS के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। फ्यूल टैंक, चेसिस और सीट सब कुछ अलग है और इसके पीछे वजह है कि जो इसका फ्रेम है बिल्कुल अलग है, पहले से रखा गया है और व्हील बेस का साइज है पहले से 3 mm कम है, यानी अब है 1354 mm, जबकि पहले आता था 1357 mm का व्हील बेस का साइज था। जो फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं इसे थोड़ा सा और राइडर का एरोडायनामिक को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया और इसकी जो कैपेसिटी है 15 लीटर, जबकि पहले 13.5 लीटर के आसपास हुआ करता था। सामने का जो हैंडल बार है वो बिल्कुल अलग डिजाइन में रखा गया है ताकि और आपको बेहतर कंफर्ट मिले और ज़्यादा आपको लीन होने की ज़रूरत ना पड़े। स्विच नॉब्स काफ़ी खूबसूरत हैं और इसमें अब आपको नया स्पीडोमीटर मिलता है और इसमें कई सारे टेक फीचर्स दिए गए हैं जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। और जो इसके स्विच नॉब्स हैं वो भी आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल अलग टॉगल डिजाइन में रखा गया है जो काफ़ी खूबसूरत भी है और जो गेमिंग कंसोल होता है उस तरह से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और जो सीट का हाइट है यानी नीचे से अप वो है 800 mm, जो पहले शिकायत हुआ करता था लोगों को कि जो छोटे हाइट के लोग हैं उसके हिसाब से हाइट काफ़ी ज़्यादा था, यानी 823 mm था, अब इसे 800 mm रखा गया। जो ग्राउंड क्लियरेंस है पहले शिकायत था कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, यानी पहले था 151 mm, अब उसे बढ़ा करके 183 mm के आसपास रखा गया है, यानी जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा खासा है। और इसके पीछे वजह है जो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें पूरा बदलाव किया गया है। अब इसमें जो पीछे का जो सस्पेंशन है जो सेंटर में था अब इसे साइड में रखा गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पर रखा गया है। और जो इसका पीछे का जो ये स्विंग आर्म है अब ये बटरफ्लाई की तरह रखा गया, पहले वो स्ट्रेट था अब इसे इस तरह से कर्व में बनाया गया है। और ये जो आप पीछे का हिस्सा देख रहे हैं यानी सब फ्रेम, ये ट्रेली फ्रेम पर इसे बाइक को डिजाइन किया गया और ये जो सब फ्रेम देख रहे हैं इससे एल्युमिनियम डाइकास्ट पर बनाया गया जो डिजाइन का पार्ट भी है और ये फ्रेम का हिस्सा भी है। और इसी वजह से जो बाइक का वेट है पहले से 4 kg कम हो गया है। नई ड्यूक 390 के इंजन की बात करें तो ये पुराने इंजन से बिल्कुल अलग है। अब इसमें 399 यानी 400 सीसी का लिक्विड कूल इंजन है जिसका पावर और टॉर्क भी अलग है। इसके पीछे वजह है कि जो पिस्टन का बोर और स्ट्रोक है उसका साइज में बदलाव किया गया है। अब इसमें जो पावर का फिगर है वो है 46 bhp, वो भी 8500 rpm पर, और जो टॉर्क है वो है 39 न्यूटन मीटर, वो भी 6500 rpm पे, यानी पहले से टॉर्क पावर ज़्यादा मिलता है। और इसमें पहले की तरह 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन दिया गया और स्लीपर क्लच तो है ही, साथ ही आपका क्विक शिफ्टर तो मिलता ही है। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा इसमें एक और फीचर्स दिया गया है वो है आपका लॉन्च पैड, जो आपको राइड के बाद बताऊंगा कि लॉन्च पैड का क्या फीचर्स हैं। इसमें जो कई सारे बदलाव किए गए बताता हूँ। जो कूलेंट है पहले यहाँ पर हुआ करता था, अब इसे हटा करके यहाँ पर रखा गया ताकि जो कूलेंट की विजिबिलिटी है वो यहाँ पर सामने हो जाए ताकि आप टाइम देख करके आप कूलेंट इसमें टॉपअप कर सकते हैं। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, चाहे नट बोल्ट हो, चाहे वाशर हो, चाहे वायरिंग हो, सब कुछ वर्ल्ड क्लास रखा गया है। एग्जॉस्ट का जो थोड़ा सा शॉर्टर रखा गया है, यानी जो फर्स्ट जनरेशन आई थी 2013 में उसमें जो एग्जॉस्ट था यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट अब इसमें थर्ड जनरेशन में रखा गया है। और इस जो बाइक आप देख रहे हैं, जो डिज़ाइन, जो लैंग्वेज है, जो थोड़े से जो ग्राफिक्स हैं, जो लुक्स हैं, वो जो सुपर बाइक है ड्यूक 1200 उससे ये इंस्पायर्ड है। लेकिन इसकी राइड क्वालिटी कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है और इसमें कितने राइड मोड दिए गए, चलिए मेरे साथ इसकी राइड पर। KTM ड्यूक 390 की जो परफॉर्मेंस है वो कमाल के हैं। आप किसी भी रोड में चलाएं, चाहे स्ट्रीट हो या फिर फॉरेस्ट का टर्न बाई टर्न, दोनों जगह काफ़ी स्मूथ चलती है। और इसके पीछे वजह है जो इसका सीट का हाइट है उसके कम होने से जो इसके अजाइल है वो काफ़ी बेहतर हो गया, यानी जो उसकी हैंडलिंग है पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो गया है।
और अब इसमें आपको 3 राइड मोड मिलते हैं जो कि पहले नहीं हुआ करता था, रेन, स्ट्रेट और दूसरा आपका ट्रैक। रेन मोड में जैसे आते हैं तो इसकी थोड़ी सी जो पावर है, टॉर्क है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जबकि जो स्ट्रेट और जो ट्रैक मोड है वो कमाल का है। जैसे आप उसमें आते हैं फिर देखिए इसकी परफॉर्मेंस, आप आराम से 160 की स्पीड टच कर सकते हैं और जो इसकी जो 100 की स्पीड है 0 to 100 वो है 5.9 सेकेंड में आप इसे छू सकते हैं। दूसरी चीज़ कि इसमें 2-3 जो फीचर्स हैं वो नए दिए गए हैं। पहले की तरह इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी तो दिया गया है, लेकिन अब इसमें आपको एक लॉन्च पैड भी दिया गया है और साथ ही आपको MTC यानी मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल भी अब इसमें मिलता है। ड्यूक 390 का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया, इन्हांस हो गया और इसके पीछे वजह है इसमें 3D सेंसर होना, यानी कॉर्नरिंग ABS अब इसमें दिया गया है। सिर्फ कॉर्नरिंग नहीं, वो जो 3D सेंसर है आपके लीन को भी यानी अप या डाउन जो पोजीशन होता है उसको भी ये ध्यान में रखता है और इसी वजह से जो उसका ब्रेकिंग सिस्टम है पहले से बेहतर हो गया। आप जहाँ पर अभी आप ब्रेक मारते हैं वहीं पर बाइक ईजिली रुकती भी है। अगर आपको स्पीड पसंद है, आपको परफॉर्मेंस पसंद है, अगर आपको वर्ल्ड क्लास नेकेड स्ट्रीट बाइक चाहिए तो आपके लिए ड्यूक 390 एक बेस्ट ऑप्शन है, वो भी 3,10,000 के प्राइस बैंड में। जब भी आप अपनी गाड़ी को रूटीन सर्विस के लिए या फिर सर्विसिंग के लिए सर्विस सेंटर ले जाते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। सर्विस सेंटर ले जाते वक्त किन बातों का रखें ख्याल। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदला नहीं जाता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो गई हो या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई। लंबे वक्त बाद कूलेंट खराब हो जाता है। सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी जरूर करवा लें। 15 से 20 हजार किलोमीटर चलने के बाद इंजन के कई कंपोनेंट घिस जाते हैं। सभी कंपोनेंट सही से काम करें, इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करवाना बेहद जरूरी है। सर्विस करवाने के बाद सभी कंपनियों की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। साथ ही आपकी गाड़ी में सर्विस से पहले जो स्पेसिफिक दिक्कतें बताई गई थी वो क्या ठीक हुई या नहीं, इस बात की भी जांच जरूर कर लें। सर्विस के दौरान अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाना भी बहुत जरूरी होता है। उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से गड्ढों की वजह से बिगड़ जाती है। इस वजह से गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं और ड्राइव पर भी असर पड़ता है। इसलिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस करवा लें। आपकी कार की अगली सर्विस कब होने वाली है, साथ ही उस सर्विस में क्या क्या काम होगा और कितना खर्च आएगा, इस बात की जानकारी भी जरूर ले लें। इमरजेंसी ब्रेकडाउन नंबर और सर्विस एडवाइस का नंबर भी नोट कर हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। रास्ते में चलते वक्त कभी ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो ये आपके बहुत काम आएंगे। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे क्या होंडा एलिवेट लेनी चाहिए या फिर नहीं। साथ ही वो तमाम सवाल लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी स्वागत है आपका। जो पहला सवाल हमें मिला है वो सुभाष ने भेजा है। ये होंडा एलिवेट खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ये गाड़ी कैसी है अपने सेगमेंट में, या फिर क्योंकि ये सेगमेंट काफी कॉम्पिटिटिव है किसी और ऑप्शन के साथ जाएं। सुभाष जी, आपने बिल्कुल सही गाड़ी चूज की है। अभी हाल में ही लॉन्च हुई है और बहुत बढ़िया इंटीरियर है और कंफर्ट है। बैक सीट कंफर्ट तो आपको किसी गाड़ी में भी ऐसा नहीं मिल सकता जैसे कि इसमें है। एंड ऑफ कोर्स होंडा की ब्रांड वैल्यू तो आपको पता ही है, आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। 1.5 लीटर इंजन है जो 121 bhp निकालता है। 7 स्पीड CVT इंजन ट्रांसमिशन है और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है और फ्यूल एवरेज इसकी 15 से 16 किलोमीटर है।
प्राइस शुरू होती है 11 लाख से जाती 17 लाख तक, और जो बूट स्पेस है वो भी बहुत बड़ी है, 485 लीटर्स, एंड इट कम्स फुली लोडेड विद ऑल द बेल्स एंड विसल्स, सेफ्टी फीचर्स जो आजकल एक मैंडेटरी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शशांक अग्रवाल ने भेजा है। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं, इनका बजट है 7 से 9 लाख रुपए का, जाना चाहते हैं इस रेंज में क्या क्या चॉइसेस हैं? शशांक जी, अभी हाल में ही Hyundai ने हेक्स्टर लॉन्च की है जो 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है, 83 bhp निकालती है, और फ्यूल एवरेज बहुत बढ़िया है, 19 किलोमीटर का दावा है उनकी तरफ से, और इसके अंदर आपको CNG की किट भी मिल सकती है, प्रोवाइडेड आप गाड़ी ज़्यादा चला रहे हो, 3 से 5,000 किलोमीटर महीने में चलाएं तब तो उसका कोई इकोनॉमी बनती है, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट। और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विद AMT ऑल्सो इज़ अवेलेबल। 6 लाख से शुरू होती है, 10 लाख तक जाती है, और आपके बजट के अंदर बिल्कुल सही बैठ सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। ड्राइव सेफ। नमस्कार।